हेलो स्टूडेंट्स। जो हमारा चैप्टर है नेचुरल रिसोर्सेज वो हम डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड वाटर के बारे में, हाइड्रोस्फीयर जो है मेनली उसके बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हमें लिथोस्फीयर मतलब सोइल के बारे में, जो सोइल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसके बारे में पढ़ना और सोइल पोल्यूशन के बारे में पढ़ना, सोइल इरोजन के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो सोइल है वो होती क्या है, उसमें मिनरल्स है वो कैसे कैसे प्रेजेंट है, और उसकी सोइल की फॉर्मेशन कैसे होती है, कौन कौन से सोइल प्रोफाइल्स प्रेजेंट है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। तो सोइल है वो जो अर्थ का अपर मोस्ट पार्ट है, उसको हम सोइल, जो क्रेस्ट वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं सोइल। सोइल की फॉर्मेशन है वो रॉक्स के डिसइंटीग्रेशन या ऑर्गेनिक मैटर के डिके होने से फॉर्मेशन होती है। अर्थ क्रस्ट में बहुत सारे मिनरल्स है वो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सारे के सारे मिनरल्स है वो रॉक्स के साथ बाउंड अप रहते हैं। जब रॉक्स का डिसइंटीग्रेशन होता है, जब वो टूटती है रॉक्स, तो उसके बाद वो सोइल के साथ मिक्सअप होके जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके तक पहुंच पाते हैं। मान लो हमने एक प्लांट ही लगाया है, उसको मिनरल्स कैसे मिलेंगे? हमने, ये तो है नहीं कि डायरेक्ट नीचे जो रॉक स्ट्रक्चर, बेड रॉक वाली स्ट्रक्चर आगे प्रोफाइल में जो अलग अलग सोइल प्रोफाइल है, सोइल लेयर्स है वो पढ़ेंगे, वहां पे आएगा ये बेड रॉक के बारे में। तो ये तो है नहीं कि वो डायरेक्ट बेड रॉक से वो मिनरल्स निकाल के उनको यूज कर लेगा, या सी होरिजोन है उससे निकाल के यूज कर लेगा, ऐसा तो होता नहीं है। जो अपर मोस्ट पार्ट है, अर्थ क्रेस्ट है, उसके अंदर जो मिनरल्स प्रेजेंट होंगे सिर्फ उन्हीं को यूज कर सकता है। जो रोक है, रोक्स है वो किसी भी कारण से टूट सकती है। फिजिकल रीजन भी हो सकता है, या फिर केमिकल किसी कंपोनेंट की वजह से रोक का ब्रेकडाउन हो सकता है, या फिर किसी बायोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से भी जो रोक है उसका ब्रेकडाउन होगा और सोइल की फॉर्मेशन होगी। इसके अलावा जो ब्रेकडाउन होता है सोइल का, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वेदरिंग। तो सोइल है वो अर्थ का जो अपरमोस्ट पार्ट है उसको हम बोलते हैं सोइल। ये किस वजह से फॉर्म होगी? जो रॉक्स है उनका डिसइंटीग्रेशन होगा या डिकेइंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, उसकी वजह से ये प्रोड्यूस होगी। और जो रॉक्स है उनका ब्रेकडाउन हो रहा है, उनका डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, उस प्रोसेस को हम वेदरिंग बोलते हैं। तो अभी देखते हैं नोट्स। पोर्शन ऑफ अर्थ सरफेस, सोइल क्या है? पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस है, कंसिस्ट इन डिसइंटीग्रेशन रॉक्स एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल। क्या कर रही है? जो कैसे फॉर्म हो रही है? जो रॉक्स है उनका डिसइंटीग्रेशन होगा, उनका ब्रेकडाउन होगा, उसकी वजह से सोइल फॉर्म होगी। या फिर डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल, जैसे प्लांट लीव्स हो गई, प्लांट वेस्ट हो गया, एनिमल वेस्ट हो गया, वो धीरे धीरे जब डिके हो जाता है, डेड ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, जब वो धीरे धीरे डिके हो जाता है वो सोइल की फॉर्मेशन कर लेता है। अर्थ क्रस्ट इज रिच इन मिनरल्स, अर्थ क्रस्ट है उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट है। मिनरल सप्लाई न्यूट्रिएंट्स टू द लाइफ फॉर्म, जो लाइफ फॉर्म अर्थ के ऊपर लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट कर रही है उसको मिनरल्स कहाँ से मिल रहे हैं, उसको न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिल रहे हैं? जो अर्थ के अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है वो, और वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आए? मिनरल्स से आए। और मिनरल्स कहाँ प्रेजेंट है? अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है। मिनरल्स बाउंडेड अप बाय द रॉक्स आर अनअवेलेबल टू द ऑर्गेनिज्म, जो मिनरल्स रॉक के साथ बाउंड अप है, जुड़े हुए हैं, उसके अंदर प्रेजेंट है, तो वो तब तक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके लिए अनअवेलेबल रहेंगे जब तक रॉक का ब्रेकडाउन नहीं हो जाता, वो सोइल में कन्वर्ट नहीं हो जाती। मतलब जो मिनरल्स है वो लाइफ फॉर्म को तभी मिलेंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को तभी मिलेंगे जब रॉक्स का ब्रेकडाउन होगा। रॉक्स अपना वेदरिंग प्रोसेस के थ्रू उनका ब्रेकडाउन हो रहा है और उसके बाद वो सोइल में कन्वर्ट हो रही है, तब वो जो मिनरल्स आ रहे हैं वही जो लाइफ प्रेजेंट है अर्थ के ऊपर, वो उन मिनरल्स का यूटिलाइजेशन कर सकती है। ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, थाउजेंड एंड मिलियन ऑफ ईयर्स, काफी सालों से रॉक्स के साथ जो मिनरल्स प्रेजेंट है वो बाउंड अप है। ठीक है, धीरे धीरे वेदरिंग होती है, ये नहीं है कि एक ही दिन में रॉक टूट गई वो सोइल में कन्वर्ट हो गए, ऐसा नहीं होता। ये बहुत ही लॉन्ग टाइम पीरियड की प्रोसेस है, धीरे धीरे इनका ब्रेकडाउन होता है। द रॉक एट द अर्थ सरफेस आर ब्रोकन डाउन बाय वेरियस फिजिकल, केमिकल एंड सम बायोलॉजिकल प्रोसेस। अलग अलग फिजिकल प्रोसेस के थ्रू भी रॉक का डिसइंटीग्रेशन हो सकता है, किसी केमिकल प्रोसेस के द्वारा डिसइंटीग्रेशन हो सकता है, या फिर कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस है उसके द्वारा भी डिसइंटीग्रेशन होगा। ये आगे हम स्टेप वन बाय वन पढ़ेंगे कि फिजिकल प्रोसेस में क्या क्या चीजें काउंट होगी, कैसे उसकी वेदरिंग हो रही है, केमिकल प्रोसेस में कैसे किसी केमिकल सब्सटेंस की वजह से कैसे वेदरिंग हो रही है, और बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी वजह से कैसे सोइल की ब्रेकडाउन, सॉरी रॉक्स का ब्रेकडाउन होता है। ये आगे हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। ब्रेकडाउन प्रोसेस रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ
5 पार्टिकल ऑफ सोइल, सोइल के 5 पार्टिकल्स की फॉर्मेशन होती है जब सोइल है उसका रॉक का ब्रेकडाउन होता है। रॉक से छोटे छोटे स्टोन बनेंगे और स्टोन के बाद सोइल पार्टिकल्स बनेंगे। तो आगे ये जो 5 पार्टिकल्स है, ये हम जो लेयर्स पढ़ेंगे सोइल लेयर्स, वहां पे ये चीज आपको अच्छे से समझ में आएगी कैसे हम 5 पार्टिकल को बोल रहे हैं। दिस ब्रेकडाउन प्रोसेस इज कॉल्ड द वेदरिंग। जो रॉक्स की ब्रेकडाउन हो रहा है, रॉक्स का ब्रेकडाउन हो रहा है, उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? वेदरिंग। वेदरिंग किसी भी रीजन से हो सकती है, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, कोई भी प्रोसेस हो सकती है जो रॉक की वेदरिंग करेगी। सोयल क्या है? अर्थ सरफेस का पोर्शन है। किस वजह से फॉर्म हो रही है? डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक और डिकेइंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जो अर्थ क्रस्ट है उसमें बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट है। जब तक ब्रेकडाउन नहीं होता रॉक का, मिनरल्स उसके अंदर बाउंड अप रहते हैं। जैसे जैसे ब्रेकडाउन होगा रॉक्स का, एक काफी लंबा टाइम पीरियड चलता है ब्रेकडाउन में, वेदरिंग प्रोसेस में। तो धीरे धीरे जैसे जैसे रॉक्स की वेदरिंग हो रही है, उस टाइम पे मिनरल्स है वो अर्थ क्रस्ट सोयल के अंदर आ जाएंगे और फिर उसको जो भी लाइफ प्रेजेंट अर्थ के ऊपर वो उसका यूज कर पाएगी। और जो ब्रेकडाउन की प्रोसेस है इसको हम वेदरिंग बोल रहे हैं। अब बात करते हैं फैक्टर्स कि भाई कौन कौन से फैक्टर, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, 3 फैक्टर हमने देखे हैं। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है सोयल की फॉर्मेशन के लिए? तो सबसे पहले बात करें सन, ये फिजिकल में आएगा क्योंकि हीट की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट की वजह से जो रॉक है उसकी वेदरिंग हो रही है। तो जब सन से सनलाइट रॉक्स के ऊपर पड़ती है तो वो हीटअप होंगी। हीटअप होने की वजह से उनके अंदर मिनरल्स प्रेजेंट है। तो हमें पता है कि किसी भी मेटल को, किसी भी मिनरल को जब हम ज्यादा हीट प्रोवाइड करते हैं तो एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करेंगे डे टाइम में, जब उसको हीट मिली उस टाइम पे रॉक के अंदर जो मिनरल्स थे वो एक्सपेंड करेंगे, मतलब रॉक ही पूरी की पूरी एक्सपेंड कर रही है। और जब नाइट टाइम में वो ठंडे हो जाएंगे क्योंकि कूल डाउन हो जाएंगे। क्यों कूल डाउन हो जाएंगे? क्योंकि उनको सनलाइट तो मिल नहीं रही, हीट तो मिल रही, तो वो धीरे धीरे कूल डाउन होना स्टार्ट होंगे और कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब ये एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं मिनरल्स, तो उस टाइम पे कुछ मिनरल्स, कुछ पार्ट है रॉक का जो कि इस प्रोसेस को, सारे के सारे मिनरल्स जिस स्पीड से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रहे हैं, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड हो रहे हैं, उस स्पीड से उस चीज को फॉलो नहीं कर पाते। तो उस वजह से छोटे छोटे पार्टिकल्स में रॉक का डिवाइडेशन होना स्टार्ट हो जाता है। सन हीट अप द रॉक्स ड्यूरिंग द डे सो दे एक्सपेंड। डे टाइम में रॉक है, सन उसको हीट अप कर देगा सनलाइट के थ्रू और जो रॉक है वो एक्सपेंड कर जाएगी। एट नाइट दे कूल डाउन एंड कॉन्ट्रैक्ट। नाइट टाइम में जो रॉक थी वो कूल डाउन होगी और कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। All part do not contract and expand at the same rate, so cracks are formed. जो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड की प्रोसेस चल रही थी हीट अप और कूल डाउन की वजह से, ये तो है नहीं कि एक ही टाइप का मिनरल प्रेजेंट है। रॉक के अंदर अलग अलग टाइप के मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, किसी में फॉस्फोरस, किसी में सल्फर, किसी में कार्बोनिक जो स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट है। तो अलग अलग टाइप के जो मिनरल्स है वो प्रेजेंट है। तो सेम टाइम पे सारे के सारे मिनरल्स कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड नहीं हो पाएंगे। इस वजह से रॉक में क्या जो क्रैक्स है वो आने स्टार्ट हो जाते हैं। ह्यूज रॉक्स दस ब्रेक अप इनटू स्मॉलर पीसेस। और ये क्रैक्स है ये धीरे धीरे क्या वेदरिंग की प्रोसेस को फॉलो करेंगे धीरे धीरे। और क्या जो बहुत बड़ी सी रॉक थी, एक बड़ी सी चट्टान थी, वो छोटे छोटे पीसेस में, मतलब छोटे छोटे स्टोन्स में डिवाइड होगी धीरे धीरे। फिर वो स्टोन्स सॉइल की फॉर्म में आना स्टार्ट होंगे। ये तो हो गया सन की वजह से कैसे जो वेदरिंग प्रोसेस थी वो होती है, कैसे रॉक का ब्रेकडाउन होता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं विंड का, कि विंड की वजह से जो वेदरिंग है वो कैसे होती है। तो जो 3 टाइप की रॉक होती है, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और इग्नियस रॉक। मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक है वो अर्थ के नीचे प्रेजेंट है, अर्थ के ऊपर सेडिमेंट्री रॉक है वो प्रेजेंट होती है, मतलब मेनली सैंड से बनी हुई जो मिट्टी है उसके उसके ऊपर हाई प्रेशर टेम्परेचर की वजह से जो रॉक्स बनती है वो प्रेजेंट है। तो जब स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती है वो बड़ी बड़ी रॉक्स को अपने साथ इरोड करके लेके जाते हैं, बहा के लेके जाते हैं साथ साथ, मतलब अपने साथ इरोड करेंगे उसको, हवा के साथ वो अपनी जगह से दूसरी जगह पे चलना स्टार्ट कर देगी, मूव करना स्टार्ट कर देगी। और जब वो इरोड होती है, जब उनका इरोजन होता है, मान लो ये अपने पास एक कोई भी एक रॉक प्रेजेंट है, स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से क्या हुआ, इसकी जो कुछ लेयर्स है वो इरोड करके दूसरी जगह पे मूव कर गई, फिर यहाँ से इरोड करके दूसरी जगह पे ये मूव कर गई। तो क्या हो रहा है, ये स्ट्रॉन्ग विंड्स, बहुत तेज हवा चल रही है, उसकी वजह से ये पूरी की पूरी प्रोसेस है ये चल रही होती है।
तो स्ट्रॉन्ग विंड्स की वजह से रॉक्स का इरोजन होगा, इरोड होंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएगी, स्मॉल पीसेज में। एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस ब्रेकिंग डाउन द फाइन सॉइल पार्टिकल्स, और लास्ट में पहले इतनी बड़ी रॉक थी, फिर ये इरोड होके इतनी हुई, फिर इतनी हुई, फिर इतनी हुई, तो धीरे धीरे ये क्या एक छोटा सा सोइल पार्टिकल है उसमें कन्वर्ट हो जाती है। तो जो स्ट्रॉन्ग विंड्स है वो भी एक रीजन है किसका, जो सोइल का रॉक्स का ब्रेकडाउन हो रहा है, रॉक्स की वेदरिंग हो रही है, उसमें एक मेन रोल प्ले ये करती है। फिर उसके बाद बात करते हैं हम वाटर का। तो आप लोगों ने कभी रिवर बैंक के गए हो, रिवर के जो किनारा है उसके आसपास गए हो, तो बिल्कुल राउंड राउंड पत्थर देखे होंगे। तो रिवर कहाँ से निकलती है, माउंटेन से निकलती है, किसी माउंटेन के आसपास वाला एरिया है उधर से निकलती है, उसके साथ होती हुई बहती है। तो वहां पे जो चट्टान है उसको वो अपने साथ पानी के जो तेज बहाव होता है, फास्ट फ्लोइंग वाटर होता है, उसके साथ बहा के ले जाएंगे। तो कोई भी चीज जब एक दूसरे से घिसते हुए आगे चलती है, आगे मूव करती है, तो धीरे धीरे इसका जो एंड है ये क्या होते जाएंगे, इरोड होते जाएंगे। जब ये मूव कर रहे हैं तो ये इसके जो एंड पार्ट्स है ये धीरे धीरे घिसते जाएंगे और इसका साइज है वो स्मॉल होता जाएगा। बिल्कुल राउंड पत्थर देखे होंगे आपने कभी किसी नदी के किनारे देखा होगा, तो वहां पे बिल्कुल गोल पत्थर प्रेजेंट होते हैं। वो किस वजह से प्रेजेंट है, वो इसी वजह से कि वो पत्थर है वो बहुत दूर से उस पानी के बहाव के साथ बहते हुए आ रहे, और उनका वो एक रॉक थी, एक बड़ी सी चट्टान थी वो, जो कि एक छोटे से स्टोन में कन्वर्ट हो गई। तो जो फास्ट मूविंग वाटर होता है उसकी वजह से भी इरोजन होता है। इसके अलावा सेम केस जो हमने सनलाइट वाला पढ़ा था, हीटिंग और हीटिंग हो रही थी, वहां पे एक्सपेंड हो रही थी रॉक, उसके बाद जब कूल डाउन हो रही थी तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी रॉक। तो इसी टाइप से रॉक के अंदर जो अनइवन हीटिंग हो रही है सन की वजह से, इसी टाइप से वाटर उसको फ्रीज करने का काम करेगा, और जो ये मिनरल्स है वो उनका फ्रीजिंग पॉइंट है, वो उस पे जा रहे हैं, तो उनके अंदर बड़े बड़े क्रैक्स आ जाते हैं, और उन क्रैक्स की वजह से भी क्या होगा, रॉक का ब्रेकडाउन हो जाएगा। वाटर गेट्स इनटू क्रैक इन द रॉक फॉर्म ड्यू टू द अनइवन हीटिंग बाय द सन। जो वाटर है कहाँ पहुंच गया, जो अनइवन हीटिंग की वजह से क्या हुए थे, क्रैक्स फॉर्मेशन हुई थी। जो अलग अलग, मान लो ये एक रॉक है, इसके अंदर अलग अलग क्रैक्स है, वो आ गए, दरारें आ गई इसके अंदर, और इसमें क्या जाएगा, वाटर जाएगा। वाटर जाएगा तो क्या होगा, ये अंदर के पार्टिकल्स उनको फ्रीज डाउन करेगा, और फ्रीज डाउन करेगा तो सारे एक साथ नहीं हो पाएंगे, तो इन्हीं क्रैक्स की वजह से ये जो छोटे छोटे क्रैक्स थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, बड़े क्रैक्स में, और धीरे धीरे फिर वो टूटना स्टार्ट हो जाएंगे, अलग होना स्टार्ट हो जाएंगे। फास्ट फ्लोइंग वाटर ऑफन कैरी बिग और स्मॉल पार्टिकल्स डाउन ऑफ रॉक डाउनस्ट्रीम। जब बहुत तेज पानी का बहाव होता है तो वो अपने साथ में छोटे और बड़े रॉक पार्टिकल्स हैं उनको साथ लेके चलेगा, बहते हुए पानी के साथ वो बह जाएंगे, उनके साथ लुढ़कते हुए चलेंगे। दीज रॉक्स रब अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे के साथ इनकी रबिंग हो रही है, और उसका रिजल्टेंट क्या है, एब्रेजन कोज ऑफ रॉक्स टू वियर डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। जब दो चीजें आपस में घिस रही है तो ये घिसते हुए चलती जा रही है, चलती जा रही है, तो क्या होगा, धीरे धीरे इनके पार्टिकल्स है वो स्मॉल होते जाएंगे, क्योंकि इनका एंड पार्ट है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, और ये फिर लास्ट में किस पे, स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गए, देन सोइल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये हो गया कि वाटर की वजह से जो वेदरिंग प्रोसेस है वो कैसे हो रही है। उसके बाद देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई भी रॉक प्रेजेंट है, उसको जैसे ही मॉइस्चर, उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट आता है, मान लो रेनफॉल की वजह से यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट आ गया, तो यहाँ पे क्या है, जो लाइकेन हो गई, एल्गी हो गई, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी, और जब लिविंग ऑर्गेनिज्म इसके ऊपर ग्रो करेंगे तो वो कुछ सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं रॉक के ऊपर, और वो उसकी वजह से क्रैक्स की फॉर्मेशन होगी, जो सब्सटेंस उन्होंने रिलीज किया उसकी वजह से, और फिर सोइल धीरे धीरे, सॉरी, जो रॉक है वो धीरे धीरे टूटना स्टार्ट हो जाती है पाउडर फॉर्म में। ये नहीं है कि पहले जैसे कि वाटर से और रेन से क्या हो रहा था कि पहले वो रॉक है वो छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हुई थी और उसके बाद फिर वो एक सोयल पार्टिकल में कन्वर्ट हुई थी। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे उसकी जो आउटर लेयर है, ये अपने पास एक रॉक है, इसके ऊपर जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे वो ग्रो कर गए, जैसे ही उनको फेवरेबल कंडीशन मिली, तो ये जो बाहर की आउटर कवरिंग है ना, इसी को सीधा सोइल में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देंगे, इसी को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके सोइल में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देंगे।
लाइकेन व्हाइल ग्रोइंग ऑन द सरफेस ऑफ रॉक रिलीज सर्टेन सब्सटेंस। जब लाइकेन है वो ग्रो करता है, लाइकेन एक ऑर्गेनिज्म है, वो जब ग्रो करता है किसके ऊपर, रॉक के ऊपर, तो वो एक सब्सटेंस रिलीज करेगा दैट कॉज द रॉक टू द पाउडर डाउन, और रॉक को छोटे मतलब पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देगा, फॉर्म ए थिन लेयर ऑफ सोइल, और जिससे क्या बनेगी, जो मोटी सी लेयर, थिन लेयर है, वो सोइल की फॉर्मेशन हो जाती है। अदर स्मॉल प्लांट्स लाइक मोसिज आर able to grow on the surface and cause the rock to break further। मोसिज है वो भी रॉक के ऊपर ग्रो करेंगे और उसके अंदर क्रैक्स की फॉर्मेशन करके किसमें कन्वर्ट कर देंगे, उसको सोइल में। रूट ऑफ बिग ट्रीज गो टू क्रैक्स इनटू द रॉक एज रॉक ग्रो बिगर क्रैक इज फोर्स्ड बिगर। जैसे एक प्लांट है वो रॉक के ऊपर ग्रो कर दिया, जैसे जैसे उस प्लांट की जो रूट्स है वो बढ़ती जाएंगी तो रॉक के अंदर क्रैक्स आते जाएंगे, और वो क्रैक्स जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे वो रॉक टूट जाएगी, और टूटने की वजह से वो छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होगी और सोइल की फॉर्मेशन हो जाएगी वहां से। ये हो गया हमारा कि जो सोइल की रॉक की वेदरिंग कैसे कैसे हुई, सोइल की फॉर्मेशन कैसे हुई रॉक की, वो हमने देख लिया। वो सन बाय विंड बाय वाटर बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये हमने सारी चीजें देख ली है। उसके बाद देखते हैं सोइल कंपोनेंट, सोइल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है वो हमें यहाँ पर देखना है। तो सोइल की जो अपर मोस्ट लेयर होती है उसमें ह्यूमस प्रेजेंट होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होता है, और इसके अलावा उसके अंदर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट होते हैं, इंसेक्ट वगैरह वो प्रेजेंट होंगे। जो टॉप मोस्ट सोइल की लेयर होगी उसको हम ह्यूमस बोलते हैं, और वो हमारे जो प्लांट्स हैं उनके लिए बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है, क्योंकि वो डेड एंड डिके मैटर और जो एनिमल्स का डेड डिके मैटर है उसके डिकम्पोजिशन की वजह से उसकी फॉर्मेशन होती है। contain bits of decayed living organism called humus। जो डिकेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम ह्यूमस बोलेंगे। सोइल हैज वेरियस अदर माइक्रोस्कोपिक लाइफ फॉर्म आल्सो, सोइल के अंदर छोटे छोटे जो जीव जंतु है वो भी प्रेजेंट है, माइक्रोस्कोपिक, हम नेक आई से उनको नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोपिक लाइफ फॉर्म है वो प्रेजेंट है। जैसे कि हमें पता है कि भाई राइजोबियम बैक्टीरिया वगैरह ये सारे प्रेजेंट होते हैं सोइल में, जो प्लांट्स के लिए जरूरी होते हैं। तो इसी टाइप से बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक लाइफ है वहाँ सोइल के अंदर प्रेजेंट होती है। द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सोइल दैट कंटेन ह्यूमस एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एडिशन टू द सोइल पार्टिकल आर कॉल्ड टॉप सोइल। जो ऊपर की सोइल होती है, जो ऊपर की लेयर होती है जो हमें दिखाई देती है, उसके अंदर ह्यूमस प्रेजेंट होगा, और इसके अलावा लिविंग ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट होंगे। ह्यूमस प्लस लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लस सोइल पार्टिकल्स, सोइल पार्टिकल्स इसको हम क्या बोलेंगे, टॉप सोइल। क्या बोलेंगे, टॉप सोइल। टॉप सोइल इसको हम यहाँ पे बोलते हैं। तो टॉप सोइल की अगर पूछ ले कि टॉप सोइल क्या होगी, तो ह्यूमस प्लस लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लस सोइल पार्टिकल्स। फिर बात करते हैं लेयर ऑफ सोइल। लेयर सोइल के अलग अलग लेयर्स कौन सी है, तो सबसे ऊपर होता है ओ ओरिजिन, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ह्यूमस प्रेजेंट है। डेड एंड डिके जो ऑर्गेनिजम्स है उनका जो वेस्ट होता है, जो डिकम्पोजेबल हो चुका, जिसको मिट्टी में मिला दिया, जो ऊपर की लेयर सोइल की हमें दिखाई देती है, वो होता है ओ ओरिजिन। उसके नीचे प्रेजेंट होता है ए होरिजोन। ए होरिजोन के अंदर कुछ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है, कुछ सोइल जो माइक्रोब्स प्रेजेंट है वो प्रेजेंट होते हैं। फिर होता है ई होरिजोन। ई होरिजोन है वो मेनली पेलिस येलोइश कलर का होता है, और इसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट सिलिका की प्रेजेंट होती है। फिर आता है बी होरिजोन। बी होरिजोन है, इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स, आयरन, क्ले, एल्यूमिनियम, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, बहुत सारे जो मिनरल्स है वो प्रेजेंट होते हैं। बात करें सी होरिजोन, इसके अंदर अनब्रोकन रॉक्स प्रेजेंट है, जो वो रॉक्स प्रेजेंट है जिनकी वेदरिंग अभी तक नहीं हुई है। और फिर बात करते हैं आर होरिजोन की, तो ये मेनली इसको बेड रॉक भी बोला जाता है, और ये इसका वेदरिंग हुई नहीं है। जो बेडरॉक है उसकी वेदरिंग तो स्टार्ट ही नहीं हुई है। यहाँ पे ये बेडरॉक से ऊपर जा चुकी है, मतलब कुछ पार्टिकल्स में टूट चुकी है, लेकिन सोइल की फॉर्मेशन करने में नहीं, मतलब अभी तक सोइल फॉर्मेशन होनी है इनकी स्टार्ट नहीं हुई है यहाँ से। यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट है। अपने काम के है ओ ओरिजिन और ए ओरिजिन, कि ओ ओरिजिन है उसमें ह्यूमस कंटेंट बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है, और जो ए होरिजोन है उसके अंदर लिविंग मैटर प्रेजेंट है, कुछ लाइफ फॉर्म्स है वो भी प्रेजेंट है। तो आपको इतना याद रखना है कि कौन कौन से होरिजोन होते हैं, ओ होरिजोन में क्या प्रेजेंट होता है और ए होरिजोन में क्या प्रेजेंट होता है, और बेड रॉक है वो क्या होती है। कई बार आर होरिजोन के नाम से नहीं बोलता,
सीधा ये पूछ लेता है कि व्हाट इज द बेड रॉक। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि बेड रॉक है वो क्या होगी, ओ होरिजोन है वो क्या होगा, ए होरिजोन है वो क्या होगा। फिर बात करते हैं टाइप ऑफ सोइल। टाइप जो सोइल है उसके कितने टाइप है, तो मेनली इसके 3 टाइप होते हैं। इसके अलावा अलग-अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने अलग-अलग टाइप्स दे रखे हैं, लेकिन जो मेन टाइप है वो 3 होते हैं, सैंडी सोइल, क्ले सोइल और लोमी सोइल। सैंडी सोइल जो जिसको हम बालू रेत बोलते हैं, उसके पार्टिकल्स बहुत बड़े होते हैं। अगर माइक्रोस्कोप के अंडर आप उसको देखोगे तो उसका साइज बहुत बड़ा होता है, उसमें बहुत ज्यादा स्पेस होता है वाटर को फिलअप करने का, एयर को फिलअप करने का। बात करें क्ले सॉइल की जिसको काली मिट्टी बोला जाता है, इसका साइज छोटा होता है। इसके अंदर एयर एंड वाटर कंटेंट भी बहुत ही कम अमाउंट में हम स्टोर कर सकते हैं। इसके अंदर अगर एक बार ये मिट्टी गीली हो गई तो ये काफी टाइम तक उसको स्टोर करके अपने अंदर रख सकती है, उस मॉइस्चर कंटेंट को काफी टाइम तक स्टोर करके रख सकती है, क्योंकि एयर उसके अंदर एंटर नहीं कर पा रही है। अगर एयर एंटर नहीं कर पाएगी तो फिर वो सूखेगी कैसे। बात करें लूमी सोइल की, तो लूमी सोइल इन दोनों के बीच की है, ना ही तो सैंडी सोइल जितना बड़ा साइज होता है इसका, और ना ही क्ले सोइल जितना छोटा साइज होता है। तो इसका जो लूमी सोइल है वो ह्यूमस और वाटर कंटेंट है उसको राइट अमाउंट में अपने अंदर अपने अंदर स्टोर कर सकती है। तो इसका साइज भी, ये जो लूमी सोइल है ये परफेक्ट सोइल होती है प्लांट ग्रो करने के लिए। तो अभी वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले है सैंडी सोइल। इन सैंडी सोइल द पार्टिकल्स आर लार्ज इन साइज। जो सैंडी सोइल के पार्टिकल्स है वो लार्ज होंगे, बड़े होंगे। दे हैव मोर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। स्पेस है वो ज्यादा प्रेजेंट होता है, फिल्ड विद द एयर, और उनके अंदर एयर फिलअप होती है। दे डू नॉट रिटेन वाटर एंड आर लाइट एंड ड्राई। ज्यादा टाइम तक वाटर को स्टोर करके नहीं रख सकते, और ये बिल्कुल ही हल्के होते हैं, ड्राई होते हैं। क्ले सोइल की बात करें, इन क्ले सोइल द पार्टिकल्स आर स्मॉलर। क्ले सोइल के पार्टिकल्स है वो स्मॉल होते हैं। दे हैव लेस स्पेस बिटवीन द पार्टिकल एंड हैज लेस एयर। ये मान लो ये जो सोइल के पार्टिकल है क्ले सोइल के, तो इनके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है वो बहुत ही कम होता है, एयर भी कम जाएगी, और जितना वाटर ये होल्ड कर पाएगी, जितना वाटर ये अपने अंदर स्टोर कर पाएगी, वो मॉइस्चर कंटेंट जल्दी से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि उसके अंदर एयर है वो लेस अमाउंट में है। दे रिटेन मोर वाटर एंड आर हैवी एंड वेट। हैवी होती है, वेट होती है। वेट किस लिए, एयर अंदर जा नहीं पा रही, मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है, वो सूख नहीं पा रही, तो वो क्या होगी, हमेशा गिल्ली रहेगी। और गिल्ली है अगर वेट है तो उसका जो वेट है वो भी हमेशा ज्यादा रहता है। बात करें लूमी सोइल की, तो लूमी सोइल है उसका पार्टिकल साइज है वो क्ले सोइल और सैंडी सोइल है उसके बीच का रहता है। ना ही तो इतना होगा कि भाई क्ले सोइल जितना बड़ा है, और ना ही ये होगा कि बिल्कुल सॉरी सैंडी सोइल जितना बड़ा है, और ना ही क्ले सोइल जितना छोटा है। तो ये बीच का पार्टिकल होता है। इन लूमी सोइल द पार्टिकल साइज इज बिटवीन दोज ऑफ द sand and clay. It contains humus and has right amount of water holding capacity. इसका जो लूमी सोइल है इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की उस, और ह्यूमस होल्डिंग कैपेसिटी है कि मतलब कितना ह्यूमस है, कितना ऑर्गेनिक मैटर है वो अपने अंदर स्टोर कर सकती है, और कितनी वाटर की अमाउंट है वो अपने अंदर स्टोर कर सकती है, वो बिल्कुल राइट अमाउंट है। और इसीलिए लूमी सोइल को ह्यूमस भी प्रेजेंट है, वाटर अमाउंट भी एग्जैक्ट उतना ही स्टोर कर सकती है जितना इसकी कैपेसिटी है। सो इट इज द बेस्ट सोइल फॉर ग्रोथ प्लांट, और इसलिए इसको जो क्रॉप है या प्लांट्स है उनकी ग्रोथ के लिए बेस्ट माना जाता है। यहाँ पे सारी सोइल्स दिखाई गई है, ये सैंडी सोइल, लूमी सोइल एंड क्ले सोइल। देखो क्ले सोइल के पार्टिकल्स में बिल्कुल जगह नहीं है, ये बिल्कुल बड़े बड़े पार्टिकल्स आपको दिखाई दे रहे हो, और ये होती है लूमी सोइल। फिर उसके बाद बात करते हैं हम सोइल पोल्यूशन का। सोइल क्या होती है, कैसे उसकी फॉर्मेशन होती है, कौन कौन से लेयर्स हैं, और इसके अलावा कितने टाइप है वो हमने डिस्कस कर लिया है। सोइल के जितना हमारे सिलेबस में उससे कुछ ज्यादा ही कर लिया है। अभी हमें पढ़ना है सोइल पोल्यूशन के बारे में कि सोइल पोल्यूशन क्या है। तो एज इट इज जैसे कि वाटर में पढ़ा था, एयर में पढ़ा था कि भाई उस एयर में हमने एयर पोल्यूशन पढ़ा था कि उसकी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल जो प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज हो रही किसी अनवांटेड पोल्यूटेंट्स की वजह से, उसको एयर पोल्यूशन बोल रहे थे। वाटर में पढ़ा था कि वाटर की फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है वो चेंज हो रही है किसी पोल्यूटेंट की वजह से, उसको वाटर पोल्यूशन बोलेंगे। तो एज इट इज सोयल पोल्यूशन क्या होगा कि सोयल पोल्यूशन, सोयल की जो प्रॉपर्टी है, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है, उसके अंदर चेंजमेंट आ रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे,
soil pollution. The change in the physical, chemical and biological condition of the soil. soil की physical, chemical and biological condition है वो change हो रही है किसी pollutant की वजह से, किसी जो foreign particles add हो रहे हैं उसकी वजह से, तो उसको हम बोलेंगे soil pollution. थ्रो मैन और नेचुरल इंटरवेंशन, ये जो चेंजमेंट आ रहा है ये नेचुरली भी हो सकता है और ये मैन एक्टिविटीज जो ह्यूमन की एक्टिविटीज है उनकी वजह से भी हो सकता है, मतलब एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी वो होंगी जो ह्यूमन बीइंग की वजह से की जा रही है, रिजल्टिंग इन डिग्रेडेशन ऑफ क्वालिटी। और इसका रिजल्ट क्या है, सोयल पोल्यूशन का रिजल्ट क्या है कि भाई सोयल की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड होती जा रही है, धीरे धीरे डिग्रेड होती जा रही है। कोज की बात करें, नेचुरल कोज हो सकता है, मैन मेड कोज हो सकता है। नेचुरल कोज में ये जैसे कि वोल्केनिक इरप्शन वगैरह हो रहे हैं, इससे बहुत सारे एसिडिक जो सब्सटेंसेस है वो रिलीज होते हैं, उसकी वजह से क्या होगा, जो सोइल है वो पोल्यूट होगी। मैन मेड की बात करें तो मैन मेड में हम क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट कट कर रहे हैं, इसके अलावा जो एग्रीकल्चर फील्ड है उसमें अलग-अलग फर्टिलाइजर्स ऐड कर रहे हैं, तो वो हमें अभी वन बाय वन देखते हैं कि सोर्स कौन-कौन से होंगे। तो सोर्स में सबसे पहले एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, हम पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, इंसेक्टिसाइड, वीडिसाइड, हर्बिसाइड, मतलब जितनी भी जो टॉक्सिक मेटल्स हम ऐड कर रहे हैं एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर, वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं, सोइल को पोल्यूट कर रहे हैं, सोइल की जो क्वालिटी है उसको डिग्रेड करते हैं। केमिकल और मेटेलिक जो पोल्यूटेंट है उसकी बात करें तो फर्टिलाइजर्स है, मेटेलिक इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री है, ये सारी की सारी इंडस्ट्री क्या करती है, अपना ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट, हर टाइप का वेस्ट है वो कहाँ पे, कहीं ना कहीं तो डंप करेंगी, और जहां पे वो डंप कर रही है उसकी वजह से सोइल में लीच डाउन की प्रोसेस होगी, मॉइस्चर कंटेंट जैसे ही मिलेगा और फिर वो सोइल को पोल्यूट करते हैं। बायोलॉजिकल एजेंट की बात करें तो एनिमल, बर्ड्स, ह्यूमन बींग, ये क्या करें, लैंड पोल्यूशन कोज करें, कैसे कर रहे हैं, जैसे कि एनिमल्स की बात करें तो ओवर ग्रेजिंग की वजह से ये लैंड पोल्यूशन कोज करें, ह्यूमन बींग की बात करें तो जो फॉरेस्ट कटिंग हो रही है उसकी वजह से हम सोइल पोल्यूशन करें, क्योंकि हमने एक पेड़ काट दिया वहां से, तो क्या होगा, वहां पे जो सोइल इरोजन की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है। लीच इन द सोइल कोज क्रोनिक साल्ट हजार्डस टू प्लांट एंड एनिमल, जो लीचिंग हो रही है, हमने ये सब्सटेंसेस कहाँ पे डाले, सोइल के अंदर डाल दी, जैसे ही इनको मॉइस्चर कंटेंट मिलेंगे ये लीच डाउन, मतलब अंदर की तरफ रिसाव होना इनका स्टार्ट हो जाता है, जो अर्थ की अपर मोस्ट लेयर है हमने तो वहां पे डाला, लेकिन फिर जो अंदर की लेयर्स है वहां तक धीरे धीरे ये लीच डाउन होके जाना स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि प्लांट्स के लिए एज वेल एज जो सोइल के अंदर जो माइक्रोब्स प्रेजेंट है उनके लिए हार्मफुल होते हैं। पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म बाय नेचुरली पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म बाय ह्यूमन, कोई भी पैथोजन ऑर्गेनिज्म है वो सोइल के अंदर एंटर कर रहा है तो वो भी क्या करेगा, सोइल को पोल्यूट ही करेगा। ये जो एग्रीकल्चर वाली बात हम कर रहे थे, तो हमें पता है कि भाई जो अर्थवर्म वगैरह है वो प्रेजेंट होता है सोइल के अंदर, लेकिन हम जब ये पेस्टिसाइड्स वगैरह उसके अंदर ऐड करते हैं, फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं, जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स है वो ऐड करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, जितने भी फार्मर फ्रेंड्स है, मतलब अर्थवॉर्म वगैरह जो प्रेजेंट होते हैं, या फिर जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट होते हैं, वो क्या हो जाए, उनका डिकम्पोजिशन, मतलब वो मरना स्टार्ट हो जाते हैं, वो वहां पे उनकी जो क्वांटिटी है वो धीरे धीरे कम होना, क्योंकि वो उनको क्या मिल रहा है, उनको तो ये सारे के सारे केमिकल्स मिल रहे हैं ना, और केमिकल्स में वो कैसे सरवाइव करेंगे, वो तो नेचुरल इन्वायरमेंट में सरवाइव करने वाले ऑर्गेनिज्म है, तो धीरे धीरे उनकी डिकम्पोजिशन होना स्टार्ट हो जाए, वो धीरे धीरे वहां से रिड्यूस होने स्टार्ट हो जाते हैं और सोइल की क्वालिटी है वो डिग्रेड होती चली जाती है। फिर उसके बाद जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट कहीं न कहीं हम डंप करते हैं, उसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, हर टाइप का वेस्ट होता है, फ्लाई एश भी प्रेजेंट होता है जो कि सोइल के लिए हार्मफुल रहेगा। अर्बन वेस्ट की बात करें तो जो डोमेस्टिक वेस्ट निकलता है, घरों से जो वेस्ट होता है, सॉलिड वेस्ट, इसमें प्लास्टिक वगैरह या फिर मेटेलिक कैन, जो भी घर से जो सॉलिड वेस्ट निकला है, वो सारे के सारे भी क्या करते हैं, सोइल को पोल्यूट करते हैं, क्योंकि लीचिंग की जो प्रोसेस होगी, लीच डाउन होने की जो प्रोसेस होगी, वो सोइल को पोल्यूट करेगी। जैसे कि हमने बात किया जो मेटेलिक कैन्स है, जैसे ही इनको मॉइस्चर कंटेंट मिलेगा, इनके ऊपर मान लो ये आयरन के बने हुए, तो इनके ऊपर रस्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगी और फिर ये धीरे-धीरे डिकम्पोज होंगे। धीरे-धीरे डिकम्पोज होंगे तो फिर मेटल था, आयरन तो एक मेटल था और वो क्या करेगा, सोइल को
नुकसान पहुंचाएगा, उसको पोल्यूट करेगा। बात करें अगर हम प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक तो डिकम्पोजेबल नहीं है। मान लो यहाँ पे हमने कोई एक प्लास्टिक डाल दिया, इसके ऊपर किसी भी वजह से मान लो एयर की वजह से जो सोइल थी उसने इसको कवर अप कर लिया, नीचे भी सोइल प्रेजेंट है, ऊपर भी सोइल की लेयर बन चुकी है, फिर कोई प्लास्टिक प्रेजेंट है, फिर सोइल की लेयर बन चुकी है, तो ये क्या कर रहा है, जो सोइल स्ट्रक्चर है उसको डिकम्पोज कर रहा है, उसको बिगाड़ रहा है एक टाइप से, उसकी जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन नहीं रह पा रही। इसके अलावा बात करें रेडियो एक्टिव वेस्ट से, जो न्यूक्लियर वेस्ट निकलता है अलग-अलग केमिकल्स का, तो ये भी क्या करता है, सोइल को पोल्यूट करता है। तो ये हो गए सोर्स कि कौन-कौन से सोर्स है जो कि सोइल पोल्यूशन कोज़ कर रहे हैं। फिर उसके बाद देखते हैं सोइल इरोजन। हमने पढ़ा कि भई बार-बार सोइल इरोजन हो रहा है, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से सोइल इरोजन हो रहा है। इसके अलावा ओवर ग्रेजिंग की वजह से सोइल इरोजन हो रहा है। तो सोइल इरोजन क्या होता है? सोइल इरोजन है कि जो अपर मोस्ट लेयर है, जो लेयर हमें सोइल की दिखाई दे रही है, जो सबसे ऊपर वाले जो लेयर है अर्थ की जो हमें दिखाई दे रही है, वो ही उसका रिमूवल हो रहा है, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रही है, जो उसकी ओरिजिनल जगह थी वहां से वो कहीं और मूव कर गई या फिर परमानेंटली वहां से रिमूव कर गई, तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सोइल इरोजन बोलते हैं। सोइल इरोजन किसी भी वजह से हो सकता है कि भाई तेज हवाएं चल रही है उसकी वजह से सोइल इरोजन हो सकता है, इसके अलावा बारिश हो रही है तो उसकी वजह से सोइल इरोजन हो सकता है। तो इसके नोट्स देखते हैं, रिमूवल एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सोइल फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। जो टॉप लेयर है सोइल की वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कहीं और मूव कर गई है या रिमूव हो गई है वहां से, तो उसको हम बोलेंगे सोइल इरोजन बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड वाटर। स्ट्रॉन्ग विंड्स की वजह से भी हो सकते हैं, वाटर की वजह से भी हो सकती है। इट अकर्स इन द बेर एरिया। बेर एरिया जो होते हैं वहां पे ये ज्यादा होती है, जहाँ पे प्लांट्स वगैरह नहीं प्रेजेंट, क्योंकि प्लांट है वो अपने रूट्स के साथ मिट्टी को अटैच करके रखता है, और वो प्लांट हमने काट दिया तो मिट्टी का अटैचमेंट तो किसी से भी नहीं है। जैसे ही तेज हवा चलेगी, तेज स्पीड से हाई स्पीड से वाटर वहां से जाएगा, तो वो अपने साथ मिट्टी के जो पार्टिकल्स है, सोइल के पार्टिकल्स है, उनको साथ अपने ले बहा के ले जाएगा। रूट होल्ड द सोइल टाइटली। रूट से, प्लांट की रूट से वो सोइल को टाइटली होल्ड करके रखती है। दस रूट ऑफ प्लांट हैव एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रिवेंटिंग द सोइल इरोजन। इसीलिए बोला जाता है कि प्लांट्स की कटिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्लांट की जो रूट है वो अपने साथ मिट्टी को जोड़ के रखती है, अपने साथ अटैच करके रखती है, और अगर किसी चीज ने किसी को बाइंड अप कर रखा है, रूट सोइल को बाइंड अप कर रही है, तो वहां पे वो सोइल को इरोजन को प्रिवेंट कर रही है। फिर बात करते हैं कि सोइल इरोजन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सोइल इरोजन को एक तो जो फार्मिंग की प्रोसेस, जो खेती करते हैं उसको अच्छे से टेरेस फार्मिंग या काउंटर फार्मिंग या स्ट्रिप क्रॉपिंग, इन सब की यूज करके हम इस प्रोसेस को रोक सकते हैं। रिफॉरेस्टेशन एक मेजर रोल प्ले करता है, और इसके अलावा लोगों को अवेयर करवाना इसके बारे में, वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो ये हो गया सोइल इरोजन के बारे में। आज हमने जो अपनी क्लास थी इसमें डिस्कस कर लिया कि भाई सोइल होती क्या है, सोइल है उसकी फॉर्मेशन कैसे हो रही है, सोइल कंपोनेंट्स कौन-कौन से, कौन-कौन सी लेयर है सोइल की, कितने टाइप हैं, सोइल पोल्यूशन क्या है और उसके कॉजेज क्या है, कौन-कौन से सोर्स है सोइल पोल्यूशन के। इसके साथ में सोइल इरोजन क्या होता है और सोइल इरोजन को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। इसी के साथ जो हमारा नेचुरल रिसोर्स है सोइल, लिथोस्फीयर के बारे में, वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हमें बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हैं वो डिस्कस करनी है। 3 साइकिल आपकी सिलेबस में, वो तीनों साइकिल हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।